इससे पहले कि हम शुरू करें, कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यह हमारी बहुत मदद करेगा। आरोही, तुम वाकई कितनी विलक्षण दिखती हो। माँ मेरे बचपन की तस्वीरें देखते हुए मुस्कुराईं। उनकी आवाज में थोड़ी छेड़छाड़ थी, लेकिन 23 साल की आरोही शर्मा के लिए यह एक तारीफ की तरह था। उसकी त्वचा का रंग थोड़ा गहरा था, आंखें बड़ी और भावुक थीं, और नैन नक्श उभरे हुए थे, जो उसे एक ठेठ उत्तर भारतीय लड़की से अलग बनाते थे। मिश्रित रक्त राजकुमारी या विदेशी सुंदरी जैसे विशेषण बचपन से ही उसके साथ जुड़े हुए थे। शायद अन्य बच्चे इसे मजाक समझते, लेकिन आरोही स्वभाव से आशावादी थी और अलग होने में खुशी महसूस करती थी। क्या मैं वाकई किसी विदेशी जैसी दिखती हूँ, तो बाहर की दुनिया कैसी होगी? यह जिज्ञासा जल्द ही एक तीव्र इच्छा में बदल गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि बड़ी होकर वह उन टिप्पणियों के स्रोत पर जाएगी, उस जगह को देखने जहां वह कथित तौर पर दिखती थी। कॉलेज से स्नातक होने के बाद आरोही ने अपने इस लंबे समय से दबे हुए सपने को हकीकत में बदलने का फैसला किया। उसका गंतव्य जॉर्डन। जॉर्डन अपेक्षाकृत सुरक्षित था। उसमें प्राचीन खंडहर और मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्राकृतिक दृश्य थे, और यह पश्चिमी संस्कृति के प्रति भी अधिक खुला था। इन सभी बातों ने उसे आकर्षित किया। आरोही असली जॉर्डन देखना चाहती थी, न कि सिर्फ राजधानी अम्मान। उसने ऑनलाइन खोज की और अंततः साल्ट शहर को चुना। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध यह शहर सुरम्य था, जहां ऑटोमन काल की पीली पत्थर की इमारतें पहाड़ी ढलानों पर परत दर परत नीचे उतरती थीं। साल्ट शहर अम्मान से दूर नहीं था, फिर भी उसमें वह लालित्य और आकर्षण था जो राजधानी के कोलाहल में नहीं था, और इसने आरोही को गहराई से आकर्षित किया। जैसे ही उसने जॉर्डन की धरती पर कदम रखा, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्वीन आलिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की हवा दिल्ली से बिल्कुल अलग थी। शुष्क और ताजा हल्की हवा में एक अपरिचित मसाले की गंध थी। हिजाब पहनी महिलाओं और पारंपरिक पोशाक पहने पुरुषों के बीच जीन्स और बैकपैक पहने भारतीय लड़की आरोही बहुत अलग दिख रही थी। लेकिन लोगों की नजरें सतर्कता से ज्यादा उत्सुकता भरी थीं। साल्ट शहर जाने वाली टैक्सी में खिड़की से बाहर का नजारा सांसें रोक देने वाला था। निर्जन लेकिन भव्य रेगिस्तानी परिदृश्य जैतून के पेड़ों से सजी पहाड़ियों के साथ बारी बारी से दिख रहे थे। आरोही लगातार वाह वाह करती रही। उसे यकीन था कि उसने सही चुनाव किया था। 1000 बार, 10,000 बार। साल्ट शहर पहुंचने पर आरोही एक बुक किए गए छोटे होटल में रुकी। वह एक नवीनीकृत पुरानी इमारत थी, जिसमें मेहराबदार खिड़कियां और प्राचीन फर्नीचर उसे अनोखा बनाते थे। उसकी खिड़की से भूल-भुलैया जैसी गलियां और परत दर परत पीली पत्थर की इमारतें दिखती थीं। एक गहरी सांस लेते हुए आरोही ने अपना कैमरा उठाया और बिना किसी लक्ष्य के सड़कों पर निकल पड़ी। वाह! वह इस प्राचीन शहर की सांस महसूस कर सकती थी। संकरी और खड़ी गलियां, पुरानी दुकानें मसालों और ताजी पकी रोटी की खुशबू और दोस्ताना अरबी बातचीत की आवाजें, सब कुछ आरोही की इंद्रियों को उत्तेजित कर रहा था। लोग उसे इस अजनबी को जॉर्डन में आपका स्वागत है कहकर अभिवादन करते थे। बच्चे उत्सुकता से उसे घूरते और खिलखिलाते थे। आरोही ने उनकी मुस्कान का जवाब मुस्कान से दिया, और उसे लगा जैसे वह इस शहर में घुल-मिल गई हो, जैसे वह यहाँ बहुत समय से रह रही हो। अगले कुछ दिनों में आरोही पूरी तरह से साल्ट शहर के आकर्षण में डूब गई।
उसने पुरातात्विक संग्रहालय में शहर के इतिहास के बारे में जाना, अब्बू जाबिर हवेली जैसी ऐतिहासिक इमारतों का दौरा किया और स्थानीय लोगों के जीवन को महसूस करने के लिए पारंपरिक बाजार में घूमी। खासकर पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर साल्ट शहर के नज़ारे देखना अविस्मरणीय था। सूर्यास्त के समय पीली पत्थर की इमारतें सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थीं, किसी परी कथा की तरह सुंदर। हर दिन आरोही अलग-अलग गलियों की खोज करती थी, मानो वह अपने लिए एक खजाने का नक्शा बना रही हो। यह दिन साल्ट शहर में आरोही के ठहरने का 7वां दिन था। हमेशा की तरह वह एक शांत गली में टहल रही थी, अपने कैमरे से प्राचीन इमारतों की सुंदरता को कैद कर रही थी। नज़ारे में खोई हुई आरोही को अपने पैरों के नीचे की ऊबड़-खाबड़ पत्थरों वाली सड़क का ध्यान नहीं रहा और वह लगभग गिर गई। मिस, आप ठीक हैं? उसकी आवाज़ गहरी और कोमल थी और वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहा था। आरोही तुरंत खड़ी हो गई और धन्यवाद व्यक्त किया। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। मैं बस फोटो खींचने में बहुत मग्न थी। इस शहर की गलियां सुंदर हैं, लेकिन उनमें ठोकर लगने का खतरा भी होता है। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप अकेली यात्रा कर रही लगती हैं। पूर्वी देशों से आए पर्यटक, खासकर आप जैसी युवा लड़की का अकेले साल्ट शहर आना बहुत कम देखा जाता है। ओह हाँ, मैं भारत से हूँ। मेरा नाम आरोही शर्मा है। आरोही ने थोड़ा झुककर कहा। मैंने सुना है कि साल्ट शहर बहुत सुंदर है, इसलिए मैं इसे देखने आई हूँ। मेरा नाम खालिद है। आदमी ने अपना हाथ धीरे से अपनी छाती पर रखते हुए परिचय दिया। मिस आरोही, मैं यहीं पैदा हुआ और बड़ा हुआ हूँ। यदि आपको किसी मदद की जरूरत हो या कोई सवाल हो, तो बेझिझक मुझसे पूछ सकती हैं। मुझे मदद करने में खुशी होगी। 60 साल से अधिक उम्र के खालिद साल्ट शहर के एक प्राचीन परिवार के वंशज थे और समुदाय में एक सम्मानित व्यवसायी भी थे। उनके पास अचल संपत्ति और जैतून के बागान थे और वे शहर की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध थे। वह इस युवा भारतीय लड़की के आत्मविश्वास और उत्सुकता भरे रवैये से प्रभावित हुए। उसकी शहर को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने की इच्छा न कि किसी पर्यटन समूह में शामिल होने की ने उन्हें बहुत सराहना महसूस कराई। उस दिन से आरोही और खालिद की मुलाकातें नियति की तरह होती रहीं, हमेशा अनजाने में। आरोही के पसंदीदा पहाड़ी शीर्ष कैफे में, प्राचीन मस्जिद के सामने और हलचल भरे बाजार में खालिद हमेशा प्रकट होता था, जैसे अलादीन के जादुई चिराग का जिन्न हमेशा तब दिखाई देता जब आरोही को जरूरत होती और उचित स्पष्टीकरण देता। वह सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं थे। उन्होंने साल्ट शहर के इतिहास, संस्कृति और लोगों के जीवन के बारे में गहरी कहानियां साझा की और यहाँ तक कि उसे अपने घर पर आमंत्रित किया, जहाँ उन्होंने पारंपरिक जॉर्डनी पारिवारिक भोजन से उसकी मेहमानबाजी की। खालिद का घर एक सुंदर पत्थर की इमारत थी, जो साल्ट शहर की पहाड़ी ढलानों पर स्थित थी। विशाल बगीचे में जैतून और नींबू के पेड़ लगे थे और घर में प्राचीन अरबी शैली के फर्नीचर के साथ आधुनिक सुविधाएं भी थीं। आरोही ने वहां खालिद के भतीजे और उसके कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात की। शुरुआत में उन्होंने इस भारतीय मेहमान को उत्सुकता से देखा, लेकिन आरोही के हंसमुख और खुले रवैये और खालिद के व्यक्तित्व ने जल्द ही उनके दिल खोल दिए और उन्होंने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। जैसे जैसे आरोही और खालिद के साथ उसका समय बढ़ता गया, जॉर्डन और इस्लामी संस्कृति के प्रति उसके पूर्वाग्रह धीरे धीरे गायब होते गए। समाचार मीडिया में उसने जो रूढ़िवादिता देखी थी, वह सब दूर हो गई। खालिद के माध्यम से उसने जिस जॉर्डन को जाना, वह गर्मजोशी, सहिष्णुता और आतिथ्य से भरा एक स्थान था।
खासकर यहाँ का अपेक्षाकृत स्वतंत्र माहौल, जहाँ महिलाएं सामाजिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती थीं और हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं था, ने आरोही को बहुत सहज महसूस कराया। निश्चित रूप से यहाँ कुछ शिष्टाचार और रीति रिवाज भी थे जिनका पालन करना आवश्यक था, लेकिन वे सम्मान के रूप में मौजूद थे, न कि जबरदस्ती के रूप में। और इन सभी सुंदर अनुभवों का केंद्र खालिद ही थे। उनकी गहरी आंखों में हमेशा आरोही के लिए एक कोमल मुस्कान रहती थी। उनकी गहरी आवाज दुनिया के किसी भी संगीत से ज्यादा आराम से उसके मन को सुकून देती थी। वह आरोही के हर टूटे-फूटे अरबी शब्द को ध्यान से सुनते थे और उसके अजीब सवालों का ईमानदारी से जवाब देते थे। आरोही को एहसास हुआ कि वह केवल जॉर्डन से नहीं, बल्कि खालिद से प्यार कर रही थी। यह महसूस होने के बाद यह भावना अनियंत्रित हो गई। आरोही अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं चाहती थी, या यूं कहें कि वह उन्हें छिपा ही नहीं सकती थी। जब भी वह खालिद को देखती, उसका दिल जोरों से धड़कता और उसके साथ बिताया हर पल एक सपने जैसा लगता था। उम्र का अंतर, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रीयता, यह सब मायने नहीं रखता था। महत्वपूर्ण यह था कि इस पल में वह खालिद के प्यार में पागल हो चुकी थी। एक दिन जब आरोही को साल्ट शहर में रहते हुए लगभग 1 महीना हो गया था, उसने दृढ़ संकल्प किया, वह खालिद को अपनी भावनाओं के बारे में बताएगी। उस दिन खालिद ने आरोही के लिए एक विशेष रात्रिभोज की व्यवस्था की। उनके पारिवारिक बगीचे में तारों से सजे रात के आकाश के नीचे सुगंधित अरबी व्यंजन और शराब परोसे गए थे। मधुर अरबी संगीत धीरे-धीरे बज रहा था और दोनों के बीच एक आरामदायक लेकिन सूक्ष्म तनाव व्याप्त था। खालिद साहब, आरोही ने बात शुरू की। उसकी आंखें पहले से ज्यादा गंभीर थीं। वह अपने हाथ में शराब के गिलास को घुमा रही थी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप मुझे कुछ भी बता सकती हैं, मिस आरोही। खालिद अभी भी दोस्ताना मुस्कान के साथ थे, लेकिन उन्हें उसके हाव-भाव में बदलाव महसूस हुआ। मुझे लगता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, खालिद साहब। आरोही का इजहार एक शांत झील में फेंके गए पत्थर जैसा था। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई छिपाव नहीं, केवल ईमानदारी। खालिद का चेहरा एक पल के लिए अकड़ गया, जिसकी जगह गहरी हैरानी और असहजता ने ले ली। मिस आरोही, आप क्या कह रही हैं? सिर्फ पसंद नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। इतना कि मैं आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने की कल्पना करती हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। आरोही ने आगे बढ़कर कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इस 23 वर्षीय भारतीय लड़की के साहसिक प्रस्ताव ने खालिद को कुछ पल के लिए अवाक कर दिया। यह उनके जीवन में पहली बार था जब उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, खासकर जब दूसरा पक्ष उनसे 87 साल छोटी एक युवा लड़की थी, जो सुदूर पूर्व से आई थी। इस्लामी संस्कृति में एक महिला का स्वयं प्रस्ताव रखना लगभग अकल्पनीय था, खासकर इस तरह से सीधे तौर पर। खालिद ने अपने अंदर एक जलती हुई भावना को उठते हुए महसूस किया। आरोही का मासूम और भावुक चेहरा और उसके प्रति उसका बेझिझक प्रेम उसकी रूखे हृदय में एक कोमल तरंग पैदा कर गया। लेकिन उसी समय वास्तविकता की दीवारें भी उसके सामने खड़ी थीं। उम्र का अंतर, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और कुछ साल पहले गुजरी उनकी पत्नी फातिमा की यादें उनके मन में तैरने लगीं। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उसे खोने का दुख अभी भी उनके दिल में गहराई से बसा हुआ था। मिस आरोही, खालिद ने मुश्किल से कहा,
उनकी आवाज हमेशा से ज्यादा गहरी और भारी थी। आपकी भावनाओं ने मुझे बहुत प्रभावित किया है और मैं आभारी हूँ। लेकिन हम बहुत अलग हैं। हमारी उम्र, हमारी पृष्ठभूमि और मैं। उन्होंने थोड़ी देर रुककर आसमान की ओर देखा। मैं अपनी पत्नी को अभी तक नहीं भूला हूँ। मैं आप जैसी युवा और खूबसूरत लड़की को अपने अतीत का बोझ नहीं दे सकता। यह एक इनकार था, लेकिन इस इनकार में आरोही के प्रति खेद और समझदारी भी शामिल थी। आरोही का दिल डूब गया, लेकिन वह रोई नहीं, बल्कि और ज्यादा चमक कर मुस्कुराई। कोई बात नहीं खालिद साहब, मैं आपके अतीत से भी प्यार करने को तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि आप अपनी पत्नी से कितना प्यार करते थे, इसलिए मैं यह भी जानती हूँ कि आप कितने गहरे प्रेम वाले व्यक्ति हैं। मैं इंतजार कर सकती हूँ जब तक आपका दिल खुल न जाए। उसके जवाब ने खालिद को और ज्यादा भ्रमित कर दिया। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आती है? उसे लगा कि आरोही की मासूमियत और उत्साह एक बोझ था, लेकिन उसी समय उसे एक अनूठा आकर्षण भी महसूस हुआ। लेकिन वह अब भी निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं था। उस दिन के बाद खालिद ने जानबूझकर आरोही से बचना शुरू कर दिया। वह उसकी तीव्र नजर और बेझिझक प्रेम से परेशान था, और अपने डगमगाते मन पर फिर से नियंत्रण पाने के लिए वह उन जगहों पर नहीं जाता था जहां आरोही अक्सर आती जाती थी, और उसने मिलने के बहाने बनाने शुरू कर दिए। आरोही ने जल्द ही खालिद के बदलाव को नोटिस किया। निराशा उसके मन में उमड़ आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मुझे पहले से ही ऐसे परीक्षण की उम्मीद थी। आरोही, तुम यहां हार नहीं सकती। उसने फिर से अपनी अनोखी आशावादिता और दृढ़ इच्छा शक्ति को उजागर करने का फैसला किया। जितना अधिक खालिद उससे बचता था, उतना ही अधिक आरोही सक्रिय रूप से उसके पास आती थी। उसने अचानक उसके जैतून के बागान का दौरा किया, स्वेच्छा से मदद की, और उसने उसके द्वारा प्रायोजित स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। वह खालिद के अक्सर आने वाले कैफे में उसका इंतजार करती थी। उसने उसके घर के पास टहलते हुए उससे अनजाने में मिलने की भी कोशिश की। उसके चेहरे पर हमेशा एक चमकदार मुस्कान रहती थी, और खालिद के लिए उसकी प्रशंसा और प्रेम कभी नहीं रुके। खालिद साहब, आज आपने जो चौगा पहना है, उसका रंग आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी वाकई बहुत अच्छी पसंद है। खालिद साहब, मैंने कल आपकी सुझाई हुई किताब पढ़ी। वह बहुत मार्मिक थी। आप हमेशा सबसे अच्छी किताबें सुझाते हैं। खालिद साहब, आपकी गहरी आंखें देखकर मुझे लगता है कि मेरा दिल पिघल जाएगा। आरोही के इस जबरदस्त हमले ने खालिद को और भी ज्यादा असमंजस में डाल दिया। उसे पीड़ा महसूस हुई। आरोही की चमक इतनी ज्यादा थी कि मानो उसकी अपनी छाया और भी गहरी हो रही हो। इस युवा भारतीय लड़की और खालिद के बारे में अफवाहें गांव वालों के बीच फैलने लगी थीं। खालिद को लगा कि उसकी जिंदगी भर की साख और शांत जीवन डगमगा रहा है। यह ठीक नहीं है। मैं इस लड़की को और दुख नहीं दे सकता। खालिद को एक निर्णय लेना था, और उसने आखिरी बार आरोही को अपनी स्थिति दृढ़ता से बताने का फैसला किया। लेकिन नियति की व्यवस्था उसकी योजना के विपरीत थी। एक दोपहर आरोही अपने खोए हुए मन को शांत करने के लिए साल्ट शहर के बाहरी इलाके की पहाड़ी पर अकेली टहल रही थी। खालिद के प्रति उसकी भावनाएं अभी भी जल रही थीं, लेकिन वह धीरे-धीरे उसके लगातार बचने से थक भी रही थी। विचारों में डूबी हुई सुंदर सूर्यास्त को देखते हुए उसने अचानक दूर से एक गहरी और धमकी भरी गुर्राहट सुनी। आरोही मुड़ी, और उसने कुछ आवारा कुत्तों की आंखें देखीं।
जो अंधेरे में चमक रही थीं। बिना मालिकों के आवारा कुत्ते अक्सर साल्ट शहर के बाहरी इलाकों में घूमते थे और दुर्भाग्य से वह उनसे मिल गई। वे कुत्ते सतर्क आंखों से आरोही को घूर रहे थे और धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे। दूर हटो हश। आरोही बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने खुद को शांत दिखने के लिए मजबूर किया और कुछ कदम पीछे हटी। लेकिन वे कुत्ते पीछे नहीं हटे, बल्कि और ज्यादा भयंकर तरीके से अपने दांत दिखाने लगे, जैसे वे किसी भी समय हमला करने को तैयार हों। डर ने तुरंत आरोही को घेर लिया। उसे पता था कि कुछ भयानक होने वाला है। ठीक तभी दूर से एक गर्जना सुनाई दी और एक पत्थर उड़कर आया, जिसने उन कुत्तों को भगा दिया। दूर हटो तुम जानवरों। वह एक परिचित आवाज थी खालिद। वह कुछ गांव वालों के साथ दौड़कर आया। पता नहीं किसी ने उसे बताया था या वह गलती से वहां से गुजर रहा था और उन आवारा कुत्तों को भगा रहा था। आवारा कुत्ते लोगों के हौसले से डर गए, अपनी पूंछें नीची कर लीं और इधर-उधर भाग गए। सब कुछ पल भर में हुआ। तनाव के कम होते ही आरोही के पैरों में जान नहीं रही। वह जमीन पर गिर गई, मिट्टी में बैठी और फूट-फूट कर रोने लगी। आप ठीक हैं मिस आरोही? क्या आपको चोट लगी है? खालिद दौड़कर आया, आरोही की हालत जांची। उसके चेहरे पर राहत और गहरी चिंता साफ झलक रही थी। आरोही कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह जोर-जोर से रोने लगी और खालिद को कसकर गले लगा लिया। मैं बहुत डरी हुई थी, वाकई बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। आरोही एक बच्चे की तरह रो रही थी, खालिद के कॉलर को कसकर पकड़े हुए। उसके आंसुओं में उसकी सच्ची भावनाएं फिर से उमड़ आईं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ खालिद। मैं तुमसे वाकई प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कृपया मेरे साथ रहो। दी उसकी निराशा भरी रोना और गर्म आंसुओं ने खालिद की आखिरी हिचकिचाहट को पिघला दिया। वह अब इस लड़की को और मना नहीं कर सकता था, जो उसकी बाहों में कांप रही थी, अपनी डर और प्रेम को उड़ेल रही थी। उसे बचाने की तीव्र प्रवृत्ति और उसका वह प्यार, जिसे वह दबाए हुए था, एक विशाल लहर की तरह उमड़ आया। उस पल सामने खड़ी लड़की को खुश करने की इच्छा अपनी दिवंगत पत्नी के प्रति अपराध बोध से भी ऊपर हो गई। खालिद ने धीरे से आरोही की कांपती हुई पीठ थपथपाई और धीमी आवाज में कहा, माफ करना मिस आरोही, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक परेशान किया। मैं अब और नहीं भागूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसके गर्म आलिंगन और वादे के शब्दों में आरोही ने आखिरकार राहत की सांस ली और उसे और कसकर गले लगा लिया। साल्ट शहर की पहाड़ी पर, जो सूर्यास्त से लाल हो गई थी, दो दिल आखिरकार खुलकर मिल गए। खालिद का निर्णय दृढ़ था। उन्होंने दुनिया की नजरों या अतीत की छाया से बंधे न रहने का फैसला किया। उन्होंने केवल आरोही की खुशी और उन दोनों के भविष्य के बारे में सोचने का फैसला किया। उनका बदलाव आश्चर्यजनक था। उनका पुराना सावधान और सतर्क रूप गायब हो गया था और वह एक जीवंत व्यक्ति बन गए थे, जो आरोही के प्रति अपने प्रेम को बेझिझक व्यक्त करते थे। दोनों पहले की तरह, बल्कि और भी ज्यादा अंतरंग संबंध के साथ फिर से साल्ट शहर की गलियों में टहलने लगे। वे हाथ में हाथ डालकर संकरी गलियों से गुजरे कैफे में आमने सामने बैठे और कोमलता से एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। खालिद ने आरोही को जॉर्डन की संस्कृति और इस्लामी रीति रिवाजों के बारे में और भी बातें बताईं और आरोही ने सब कुछ एक स्पंज की तरह सोख लिया। स्वाभाविक रूप से उसकी दुनिया में घुल मिल गई। निश्चित रूप से कुछ लोग उनके रिश्ते के प्रति आरक्षित थे,
उम्र का बड़ा अंतर, अलग-अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और एक विदेशी महिला के साथ अचानक संबंध। लेकिन खालिद नहीं डगमगाए। उन्होंने समुदाय में वर्षों से बनाए गए अपने प्रभाव का उपयोग किया और ईमानदारी से अपने आसपास के लोगों को समझाया। आरोही ने भी अपनी अनोखी हंसमुखता और सकारात्मक ऊर्जा से लोगों को प्रभावित किया, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि खालिद के प्रति उसका प्यार सच्चा है। धीरे-धीरे अधिकांश गांव वालों ने उनके प्यार को स्वीकार करना और आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। विशेषकर वे निवासी, जिन्होंने आवारा कुत्ते की घटना में आरोही को बचाने में मदद की थी, उनके सबसे मजबूत समर्थक बन गए। एक दिन आरोही ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। उसने उम्मीद के साथ जांच की और पाया कि वह खालिद के बच्चे की मां बनने वाली थी। यह एक अप्रत्याशित खबर थी, लेकिन उनके लिए यह केवल खुशी और आशीर्वाद था। यह बच्चा उनके प्यार का फल था, सभी बाधाओं को पार करने वाले प्यार का प्रतीक। खालिद के पास अब हिचकिचाने का कोई कारण नहीं था। इस बार उसने औपचारिक रूप से आरोही को प्रस्ताव दिया और यह उसका पहला औपचारिक प्रस्ताव था। आरोही खुशी के आंसुओं से रो पड़ी और खुशी-खुशी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनकी शादी भव्य नहीं थी। शादी साल्ट शहर की एक खूबसूरत छोटी मस्जिद में हुई, जिसमें केवल कुछ ही करीबी दोस्त और रिश्तेदार आमंत्रित थे। आरोही ने सफेद हिजाब पहना था और खालिद ने अपना सबसे अच्छा चोगा। इमाम की गवाही में दोनों ने शादी की कस्में खाईं, एक दूसरे के प्रति शाश्वत प्रेम और सम्मान का वादा किया। यह एक भव्य समारोह नहीं था, लेकिन यह किसी भी भव्य शादी से ज्यादा ईमानदार और मार्मिक था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गहरे प्यार, विश्वास और भविष्य की उम्मीद से देखा। कुछ साल बीत गए। खालिद के साल्ट शहर की पहाड़ी पर स्थित घर के बगीचे में बच्चों की हंसी कभी बंद नहीं हुई। आरोही और खालिद की बेटी लैला की आंखें अपने पिता की तरह गहरी थीं और मुस्कान अपनी मां की तरह चमकदार। लैला अरबी और हिंदी दोनों बोल सकती थी और दोनों संस्कृतियों के आशीर्वाद में स्वस्थ और खुशी से बड़ी हो रही थी। आरोही अब साल्ट शहर की निवासी थी। वह अभी भी हंसमुख और उत्साही थी और गांव वालों के साथ अच्छे से घुल-मिल गई थी। उसने एक छोटी दुकान भी खोली, जहां वह भारतीय पारंपरिक हस्तकला प्रदर्शित करती थी और स्थानीय महिलाओं के साथ खाना पकाने की तकनीकें साझा करती थी। उसके आने से प्राचीन साल्ट शहर में नई ऊर्जा और रंग भर गए। खालिद के चेहरे पर भी पहले से ज्यादा कोमलता और खुशी थी। हर दिन अपनी युवा पत्नी और प्यारी बेटियों के साथ रहना उनके लिए एक वरदान था। वह अभी भी समुदाय में एक सम्मानित बड़े व्यक्ति थे, लेकिन अब एक पति और पिता के रूप में उन्हें और भी ज्यादा खुशी महसूस होती थी। निश्चित रूप से सांस्कृतिक मतभेदों के कारण छोटी-मोटी दिक्कतें और सामाजिक पूर्वाग्रह अब भी मौजूद थे, लेकिन आरोही और खालिद ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और विश्वास से और अपनी बेटी लैला के साथ अपने बंधन से इन सभी कठिनाइयों को पार कर लिया। उनकी कहानी साल्ट शहर के लोगों की नजरों में एक जीवंत किंवदंती बन गई थी, जिसने दिखाया कि प्यार उम्र, सीमा और संस्कृति को पार कर सकता है। उनकी खुशी तो बस अब भी शुरू हुई थी। साके के को का किंजे कई साल बाद, शादी के 7 साल बाद भी साल्ट शहर का परिदृश्य वैसा ही था, लेकिन खालिद का जीवन हर दिन नई कहानियों से भरा था। लैला, जो अब 8 साल की थी, एक चतुर और प्यारी लड़की थी, जिसकी आंखें अपने पिता की तरह गहरी थीं।
और मुस्कान अपनी माँ की तरह चमकदार, और वह अरबी और हिंदी के बीच आसानी से बदल सकती थी। लैला का एक छोटा भाई एडम था, जो उससे 4 साल छोटा था, और एक छोटी बहन जमीला थी, जिसने अभी-अभी अपना पहला जन्मदिन मनाया था। एडम अपने पिता की तरह एक सावधान और जिज्ञासु बच्चा था, और जमीला परिवार में ऊर्जा का एक नया स्रोत थी, जो अपनी माँ की गोद में चमकती हुई हंसती थी। आरोही अब 3 बच्चों की माँ और खालिद की मजबूत साथी थी। वह साल्ट शहर में अपने जीवन में पूरी तरह से घुल मिल गई थी। उसकी छोटी कार्यशाला संस्कृति भारतीय संस्कृति की सुंदरता को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। बारीक चिकनकारी कढ़ाई और पारंपरिक रंगोली कला पर उसके व्याख्यान स्थानीय महिलाओं में लोकप्रिय थे, और उसके घर के बने समोसे और पकौड़े पड़ोसियों के बीच पसंदीदा भोजन बन गए थे। वह अब सिर्फ खालिद की विदेशी पत्नी नहीं थी। साल्ट शहर के लोग उसे उम्म लैला लैला की माँ या केवल आरोही कहकर बुलाते थे, और उसे एक उत्साही पड़ोसी और दोस्त के रूप में स्वीकार करते थे। खालिद भी बदल गए थे। 60 साल से अधिक उम्र के होने के बावजूद वह अभी भी अपने व्यवसाय का सक्रिय रूप से प्रबंधन करते थे और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेते थे। लेकिन अब उनकी पहली प्राथमिकता निस्संदेह उनका परिवार था। सारा काम खत्म करके घर आकर बच्चों के साथ समय बिताना उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। वह लैला को कुरान की कहानियां सुनाते थे या उसे अरबी सुलेख सिखाते थे। वह एडम के साथ बगीचे में जैतून के पेड़ों की देखभाल करते थे या एक साथ फुटबॉल खेलते थे। अपनी छोटी बेटी जमीला को गोद में लिए हुए वह लोरी गाते थे, जो उनकी पिछली गंभीर व्यापारी छवि से बहुत दूर था, और अब वह एक स्नेही दादा और पिता ज्यादा लगते थे। वह ईमानदारी से चाहते थे कि उनके बच्चे खुले विचारों वाले वैश्विक नागरिक बने, जो जॉर्डन और भारतीय संस्कृति के सभी गुणों को आत्मसात करें। लैला साल्ट शहर के एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में पढ़ रही थी। यह एक ऐसा स्कूल था जहां विभिन्न देशों के बच्चे इकट्ठा होते थे। लेकिन लैला जैसे बच्चे, जिनके पिता अरब और माँ पूर्वी एशियाई हों, बहुत कम देखे जाते थे। कभी-कभी उसे दोस्तों के सवाल सुनने को मिलते थे, जैसे, तुम अपनी माँ जैसी क्यों नहीं दिखती? तुम घर पर कौन सी भाषा बोलते हो? लेकिन लैला आत्मविश्वास से जवाब देती, मेरे पिता जॉर्डनी हैं और मेरी माँ भारतीय हैं, इसलिए मैं दोनों भाषाएं बोल सकती हूँ, और मुझे दोनों देशों का खाना भी पसंद है। मेरा घर बहुत खास है। आरोही और खालिद ने हमेशा लैला को सिखाया कि ये दोनों संस्कृतियां बहुत कीमती हैं और उन पर गर्व करने लायक हैं, ताकि उसे अपनी पहचान के बारे में कोई भ्रम न हो। घर पर वे स्वाभाविक रूप से अरबी और हिंदी का मिश्रण करके बोलते थे। जॉर्डन के इस्लामी त्योहारों और भारत के दिवाली और होली दोनों को मनाते थे। भोजन की मेज पर मनसफ और समोसे दोनों का एक साथ होना बहुत आम था। निश्चित रूप से सब कुछ हमेशा सुचारू नहीं रहा। बड़े होते हुए बच्चों को कभी-कभी अपनी पहचान की सीमाओं के बारे में भ्रम महसूस होता था। जब लैला स्कूल में इस्लामी धर्म की कक्षाएं लेती थी, तो वह अपनी माँ के धर्म के बारे में सवाल पूछती थी। हालांकि आरोही की किसी विशेष धर्म में कोई मजबूत आस्था नहीं थी, लेकिन वह भारतीय परंपराओं और आध्यात्मिकता से परिचित थी। एडम कभी-कभी अपने पिता जैसा चोगा पहनना चाहता था, लेकिन अन्य दिनों में वह अपने बाल भारतीय पॉप संगीत मूर्ति जैसा रंगना चाहता था। जब भी ऐसा होता, आरोही और खालिद बच्चे के दृष्टिकोण से चीजों को शांति से समझाने की कोशिश करते और उनकी भावनाओं का सम्मान करते।
वे लगातार इस बात पर जोर देते थे कि महत्वपूर्ण रूप नहीं, बल्कि समझ और एक दूसरे से प्यार करने वाला दिल है। फिर किसी वसंत में आरोही को दिल्ली में अपने माता-पिता का फोन आया। खबर यह थी कि आरोही का छोटा भाई शादी करने वाला था। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। बधाई देने के बाद आरोही को अचानक अपने उन माता-पिता और अपने गृहनगर दिल्ली की याद सताने लगी, जिनसे वह लंबे समय से नहीं मिली थी। खालिद ने भी आरोही के मन की बात पढ़ ली और अपने सास-ससुर को अपने पोते-पोतियों को खुद बढ़ते हुए देखने देने के लिए उन्होंने सबसे पहले सुझाव दिया, आरोही, इस बार हम दिल्ली साथ क्यों न चलें? तुम अपने भाई की शादी में शामिल हो सकती हो और बच्चों को उनकी माँ का देश दिखा सकती हो। मैं भी तुम्हारे माता-पिता को नमस्ते कर सकता हूँ। आरोही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या सच में, क्या यह संभव है? आपका व्यवसाय बहुत व्यस्त है और बच्चे अभी छोटे हैं। चिंता मत करो, परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा जन्म का देश कैसा है और इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना चाहता हूँ। यह लैला और एडम के लिए भी एक अच्छा अनुभव होगा। जमीला अभी बहुत छोटी है, लेकिन हम उसे कम से कम हवाई जहाज में बैठने की आदत डलवा सकते हैं। खालिद ने मुस्कुराते हुए आरोही के कंधे पर हाथ रखा। उनका निर्णय हमेशा की तरह दृढ़ और गर्मजोशी भरा था। इस प्रकार खालिद के परिवार की दिल्ली की पहली यात्रा की योजना तय हो गई। दिल्ली जाने के निर्णय के साथ खालिद का घर उम्मीद और उत्साह से भर गया। आरोही उपहार तैयार करने में व्यस्त थी, अपने उन परिवार और दोस्तों के बारे में सोच रही थी, जिनसे वह लंबे समय बाद मिलेगी। उसने दिल्ली में हुए बदलावों के बारे में जानकारी भी जांची और बच्चों को समझाया। लैला और एडम अपनी माँ के देश जाने को लेकर उत्साहित थे। एक ऐसी जगह जो विभिन्न स्नैक्स और आधुनिक महानगरों से भरी थी। और वे हर दिन सवाल पूछते थे, माँ, क्या दिल्ली के लाल किले में वाकई सम्राट रहते थे? दादा दादी, क्या आप अरबी बोलेंगे? भारतीय हवाई जहाज कितना बड़ा होता है? दूसरी ओर खालिद के मन में उत्साह थोड़ा तनाव और चिंता के साथ मिला हुआ था। उन्होंने आरोही से भारतीय संस्कृति के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और कुछ भारतीय फिल्में और टीवी धारावाहिक भी देखे थे। लेकिन उस समाज में वास्तव में प्रवेश करना पूरी तरह से अलग था। क्या होगा अगर वह एक ऐसी संस्कृति, भाषा और लोगों में कोई गलती कर बैठे जो उनसे इतनी अलग थी? क्या वह अपने सास-ससुर और आरोही के परिवार पर अच्छा प्रभाव डाल पाएगा? सबसे बढ़कर यह बात लगातार उसके मन में थी कि क्या उसकी उम्र और बाहरी रूप लोगों को अजीब लगेगा? इसके अलावा उनके लिए जो सख्त इस्लामी कानूनों का पालन करने वाले व्यक्ति थे, भारत की खान-पान की संस्कृति, जहां सुअर का मांस कम आम था, लेकिन गोमांस भी कुछ क्षेत्रों में वर्जित था, और शराब हर जगह उपलब्ध थी, निश्चित रूप से एक चुनौती होगी। रोजाना 5 बार की नमाज का समय बनाए रखना भी आसान नहीं लगता था। आरोही ने खालिद के मन की बात को तेजी से भांप लिया। वह हर रात खालिद के पास बैठती, शांति से उसे उन विभिन्न स्थितियों के बारे में समझाती, जिनका उसे दिल्ली में सामना करना पड़ सकता था, और उन्होंने अपेक्षित कठिनाइयों पर एक साथ चर्चा की। खालिद, ज्यादा चिंता मत करो। हमारा परिवार तुम्हें वाकई पसंद करता है और तुम्हारा स्वागत करेगा। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, और भारतीय लोग विदेशियों के प्रति बहुत दोस्ताना होते हैं। निश्चित रूप से सांस्कृतिक मतभेदों के कारण कुछ आश्चर्यजनक या असहज चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगी।
आरोही ने उसे पहले से ही भारतीय बुनियादी अभिवादन, शिष्टाचार, हाथ जोड़ना और नमस्ते और खाने की मेज के शिष्टाचार, बड़ों को खाना परोसना, साथ ही अतिथि देवो भव की संस्कृति के बारे में भी बताया। खालिद के हलाल भोजन के लिए उसने पहले से ही अपने सास ससुर से संपर्क किया, उनकी समझ मांगी और हलाल सामग्री बेचने वाली जगहों और रेस्तरां की जानकारी का सावधानीपूर्वक पता लगाया। नमाज के समय के लिए उसने उसे मोबाइल ऐप का उपयोग करके नमाज की दिशा, किबला जांचने में मदद करने और एक शांत जगह खोजने का वादा किया। खालिद को धीरे धीरे आरोही की विचारशीलता और सकारात्मक रवैये से आराम मिला और वह अज्ञात दुनिया के प्रति और अधिक उत्सुक और आशावान हो गया। वह उस देश को सीधे अनुभव करना और समझना चाहता था जिससे आरोही प्यार करती थी और जहां उसके बच्चों की एक और जड़ थी। अंततः प्रस्थान का दिन आ गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए विमान में सवार होने वाले परिवार के सदस्यों के चेहरों पर विभिन्न प्रकार का उत्साह और उम्मीद थी। 10 घंटे से अधिक की लंबी उड़ान के दौरान बच्चे आकर्षक हवाई जहाज के भोजन और फिल्मों में खोए हुए थे। आरोही उन भारतीय पत्रिकाओं को पढ़ने में मग्न थी जिन्हें उसने लंबे समय से नहीं पढ़ा था। खालिद आने वाली यात्रा के बारे में सोच में डूबा हुआ था और खिड़की से बाहर बादलों के समुद्र को देख रहा था। अगर अल्लाह ने चाहा तो यह यात्रा भी हमारे परिवार के लिए एक आशीर्वाद होगी। जब विमान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा और वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, तो खालिद और बच्चों ने जॉर्डन से बिल्कुल अलग हवा महसूस की। साल्ट शहर की शुष्क और ताजा हवा के विपरीत दिल्ली की वसंत ऋतु की हवा नम और कोमल थी, लेकिन साथ ही उसमें अनगिनत कारों और भीड़ की जटिल और सूक्ष्म गंध भी मिली हुई थी। हवाई अड्डे का आंतरिक भाग विशाल अत्याधुनिक तकनीक की एक श्रृंखला जैसा दिखता था। लगातार चलती स्वचालित सीढ़ियां, बड़े चमकदार विज्ञापन बोर्ड और विभिन्न फैशन और हेयर स्टाइल वाले लोग, सब कुछ तेजी से और जीवंत रूप से चल रहा था, जो खालिद के लिए एक नया झटका था। जब वे आगमन हॉल से निकले, तो आरोही के माता-पिता और भाई-भाभी मुस्कुराते हुए और तख्तियां लिए उनका इंतजार कर रहे थे। आरोही, ओह मेरी पोती लैला एडम जमीला, स्वागत है। आरोही की माँ ने अपनी बेटी और पोते-पोतियों को कसकर गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके पिता और भाई आगे बढ़े, हाथ मिलाया और उसे ईमानदारी से अभिवादन किया। खालिद ने आरोही से सीखे हुए तरीके से थोड़ा सिर हिलाया और स्पष्ट हिंदी में उनका अभिवादन किया। आप कैसे हैं ससुर जी? सास जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आरोही का परिवार उसके प्रयासों से प्रभावित हुआ। दिल्ली के बाहरी इलाके में आरोही के माता-पिता के अपार्टमेंट की ओर जाते हुए हवाई अड्डे से निकलने पर खालिद और बच्चे खिड़की से बाहर के नज़ारे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। ऊंची इमारतों का अंतहीन जंगल, सड़कों पर भरी कारों की अंतहीन कतारें, रंगीन नियॉन लाइट के साइनबोर्ड साल्ट शहर के छोटे और शांत परिदृश्य से बिल्कुल अलग थे। लैला और एडम बार बार हैरान होकर चिल्लाते, वाह, वह इमारत कितनी ऊंची है। उलमा, वह क्या है? खालिद अविश्वसनीय पैमाने और गति से चकित थे, लेकिन उसमें छिपी व्यवस्था और जीवंतता में भी रुचि रखते थे। आरोही के माता-पिता का घर एक ठेठ भारतीय कामकाजी वर्ग का अपार्टमेंट था, लेकिन खालिद के लिए सब कुछ एक आकर्षक संग्रहालय जैसा था। जूते उतारकर अंदर जाने की संस्कृति, डाइनिंग टेबल पर खाना खाना और विभिन्न घरेलू उपकरण, खासकर रेफ्रिजरेटर में तरह-तरह के अचार भरे देखकर
उन्हें आश्चर्य हुआ। आरोही की मां ने अपने लंबे समय से दूर दामाद और पोते-पोतियों के लिए एक भव्य दावत तैयार की थी। वह दाल रोटी चावल, पनीर की सब्जियां और विभिन्न भारतीय मिठाइयों का एक शानदार मेज था। लेकिन उसने खालिद के लिए सूअर के मांस का उपयोग किए बिना और हलाल प्रमाणित मांसाहारी व्यंजन भी सावधानी से तैयार किए थे। खालिद ने अपनी सास की विचारशीलता के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और स्वादिष्ट रूप से भोजन किया। भले ही वह चम्मच और कांटे का उपयोग करने में थोड़ा अनाड़ी था। भोजन का समय सौहार्दपूर्ण था, लेकिन कुछ सूक्ष्म सांस्कृतिक अंतर भी सामने आए। आरोही के पिता ने खालिद को भारतीय शराब विस्की पेश की, जिसे खालिद को धार्मिक कारणों से विनम्रतापूर्वक मना करना पड़ा। जब बच्चे खाने की मेज पर खेल रहे थे, तो आरोही की मां ने भारतीय शिष्टाचार शिक्षा के नाम पर उन्हें थोड़ी सख्ती से डांटा। खालिद, जो आमतौर पर बच्चों की स्वतंत्रता का सम्मान करते थे, एक पल के लिए हैरान दिखे। आरोही ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को संस्कृति समझाई। पिताजी, खालिद साहब बिल्कुल भी शराब नहीं पी सकते। यह उनके धर्म के कारण है। माँ, जॉर्डन में बच्चे खाने के समय ज्यादा स्वतंत्र होते हैं। हालांकि लैला एडम, तुम्हें खाने की मेज पर शांत रहना चाहिए। रात के खाने के बाद जब नमाज का समय हुआ, तो खालिद चुपचाप कमरे में गए, एक पोर्टेबल नमाज की चटाई बिछाई और फिर मक्का की ओर नमाज पढ़ी। आरोही का परिवार शुरुआत में इस नज़ारे से अपरिचित था, लेकिन जल्द ही उसकी धार्मिक अनुष्ठानों का चुपचाप सम्मान किया। एक दूसरे के मतभेदों को स्वीकार करना और सम्मान करना, यही इस बहुसांस्कृतिक परिवार के एक साथ रहने का तरीका था। दिल्ली में कुछ दिन तेजी से बीत गए। आरोही के भाई की शादी दिल्ली के एक आधुनिक होटल में भव्य रूप से हुई। खालिद ने एक साफ सुथरा सूट पहनकर भाग लिया और अपरिचित विवाह संस्कृति, शगुन, तिलक समारोह आदि को बहुत रुचि से देखा और अपनी सच्ची बधाई व्यक्त की। वह खासकर दुल्हन और उसके परिवार को खूबसूरत भारतीय परिधान पहने देखकर बहुत प्रभावित हुए। शादी के अलावा परिवार ने दिल्ली के कई प्रसिद्ध स्थलों का भी दौरा किया। उन्होंने लाल किले की भव्यता की प्रशंसा की, हलचल भरे कनॉट प्लेस पर खरीदारी का आनंद लिया और इंडिया गेट के हरे भरे मैदान और हुमायूं के मकबरे की भव्यता का आनंद लिया। खालिद खासकर भारत के लंबे इतिहास और परंपराओं के अत्याधुनिक आधुनिक सभ्यता के साथ सह अस्तित्व के दृश्य से मोहित थे। लैला और एडम मनोरंजन पार्क और बच्चों के संग्रहालय में खेलते रहे, उन्हें समय का पता ही नहीं चला। लेकिन आनंद के समय में भी सांस्कृतिक टकराव अप्रत्याशित रूप से हुए। जब लोग इतनी नजदीक आ जाते थे कि शारीरिक संपर्क होता था, तो खालिद को बहुत असहज महसूस होता था, क्योंकि वे मेट्रो में यात्रा करते थे। यह व्यक्तिगत स्थान को महत्व देने वाली अरबी संस्कृति से बहुत अलग था। आरोही ने समझाया, दिल्ली में खासकर शहर के केंद्र में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। इसका कोई उपाय नहीं है। लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते, इसलिए ज्यादा ध्यान मत दो। इसके अलावा जब आरोही की मां लैला के स्कूल के अंकों को लेकर चिंतित थीं और उससे सवाल पूछ रही थीं, तो खालिद ने सावधानी से यह मुद्दा उठाया कि वह बच्चे पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है। यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भारतीय समाज और बच्चों की स्वायत्तता पर जोर देने वाले खालिद के मूल्यों के बीच टकराव का क्षण था। इस बार आरोही ने हस्तक्षेप किया और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझाया। माँ लैला अब पर्याप्त अच्छा कर रही है, ज्यादा चिंता मत करो। खालिद, भारत में दादी नानी अपने पोते पोतियों के बारे में बहुत चिंतित होती हैं और यह भी
उनके प्यार व्यक्त करने का एक तरीका है। इन बड़े और छोटे टकरावों और समाधानों के माध्यम से खालिद और आरोही के परिवार ने एक दूसरे को और गहराई से समझा। खालिद ने भारतीय समाज की जीवंतता और परिवार उन्मुख संस्कृति को समझा और उसका सम्मान किया, और आरोही के परिवार ने खालिद की गहरी बुद्धि और अपने परिवार के प्रति उसके सच्चे प्यार, साथ ही इस्लामी संस्कृति के प्रति उसके सम्मान को और ज्यादा महसूस किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, लैला एडम और जमीला, इन प्यारे पोते पोतियों ने दो संस्कृतियों को जोड़ने वाले सबसे मजबूत गोंद की भूमिका निभाई। बच्चों की हंसी के सामने सांस्कृतिक अंतर और असहजता दोनों पिघल जाते थे। दिल्ली में अपना व्यस्त कार्यक्रम पूरा करने के बाद परिवार ने आराम करने के लिए भारत के अन्य हिस्सों में एक छोटी यात्रा करने का फैसला किया। आरोही खालिद को भारत के महान नदी पहाड़ दिखाना चाहती थी और उन्होंने उदयपुर और जयपुर को चुना। उदयपुर और जयपुर की कुछ दिनों की यात्रा में उन्होंने विभिन्न स्नैक्स का स्वाद लिया, पिछोला झील का दौरा किया और राजस्थान के शाही माहौल को महसूस किया। जॉर्डन के माहौल से अलग इस तरह की सुंदरता ने पूरे परिवार पर गहरा प्रभाव डाला। उस यात्रा के बाद परिवार दिल्ली लौट आया और वहां कुछ दिन रहा, विदाई कहने में समय बिताया। आरोही का परिवार अब खालिद को एक असहज दामाद की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे पारिवारिक सदस्य की तरह मानता था। आरोही के पिता ने तो खालिद के साथ अकेले पार्क में टहलकर जीवन की कहानियां भी साझा कीं, और उसकी मां ने भी उसे जॉर्डन लौटने के बाद खाने के लिए अपने हाथ के बने कई व्यंजन तैयार करके दिए। लैला एडम और जमीला को उनके दादा दादी, चाचा और चाची ने अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था और वे उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस। प्रस्थान की सुबह हवाई अड्डा अफसोस और आंसुओं से भरा था, एक दिन फिर से मिलने का वादा करते हुए। खालिद ने अपने सास ससुर को गहराई से प्रणाम किया और अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भारत में एक अविस्मरणीय समय बिताया। हमारे परिवार का इतने गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से फिर से आऊंगा। आरोही की मां ने खालिद का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, बेटा, कृपया हमारी आरोही और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें तुम्हारे जैसा दामाद मिला है। जॉर्डन लौटने वाले हवाई जहाज में परिवार के सदस्य थके हुए थे, लेकिन उनके दिल भारत की यादों और गर्मजोशी से भरे हुए थे। खालिद चुपचाप मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देख रहे थे। यह यात्रा सिर्फ एक दौरा नहीं थी, यह एक अनमोल यात्रा थी जिसने उनकी दुनिया का विस्तार किया, उनकी पत्नी की जड़ों को समझने में मदद की और एक बहुसांस्कृतिक परिवार के रूप में उनकी पहचान को और मजबूत किया। सांस्कृतिक मतभेदों के कारण कुछ कठिनाइयां थीं, लेकिन उस प्रक्रिया में सीखी गई समझ और सम्मान का मूल्य अमूल्य था। आरोही ने भी नई भावनाएं महसूस कीं। अपने पति और बच्चों के साथ अपने गृहनगर का दौरा करने का अनुभव उसके लिए बहुत मायने रखता था। वह शुरुआत में चिंतित थी, लेकिन जब उसने देखा कि खालिद ने भारतीय संस्कृति को बुद्धिमत्ता और खुले विचारों से स्वीकार किया और उसके परिवार के साथ बातचीत की, तो वह बहुत प्रभावित और आभारी महसूस हुई। इसके अलावा उसने अपने परिवार को खालिद को ईमानदारी से समझते और स्वीकार करते हुए देखकर हार्दिक खुशी महसूस की। लैला और एडम हवाई जहाज की सीटों पर बैठे दिल्ली में खींची गई अपनी तस्वीरें देखते हुए लगातार बात कर रहे थे।
पिताजी, क्या हम फिर से भारत जाएंगे? माँ नानी के बनाए समोसे वाकई बहुत स्वादिष्ट थे। बच्चों के लिए भारत अब सिर्फ एक अस्पष्ट माँ का देश नहीं, बल्कि एक और गर्म और सुखद घर के रूप में याद किया जाएगा। जब वे साल्ट शहर में अपने घर लौटे, तो परिवार के सदस्यों ने परिचित हवा और दृश्यों में एक गहरी राहत महसूस की। पीली पत्थर की इमारतें, जैतून के पेड़, लकड़ी की गंध और दूर से सुनाई देने वाली मीनार की आवाज, यह अभी भी उनकी जड़ें और आश्रय था। लेकिन अब एक और सूरज, एक और घर, जिसका नाम भारत था, उनके दिल में था। कुछ साल बाद जब जमीला स्कूल जाने वाली थी, आरोही फिर से चौथे बच्चे के साथ गर्भवती हुई। इस बार एक लड़का था। दंपति ने बच्चे का नाम करीम रखा। यह एक अरबी नाम था, जिसका अर्थ उदार होता है, और इसका उच्चारण आरोही के पिता के नाम के समान था। अब 6 लोगों का परिवार होने के कारण खालिद का घर और भी ज्यादा हंसी और जीवंतता से भर गया। बच्चे साल्ट शहर की धूप में बड़े हो रहे थे, भारतीय और जॉर्डनी संस्कृतियों के समृद्ध पोषण को प्राप्त कर रहे थे। लैला धारा प्रवाह अरबी, अंग्रेजी और हिंदी बोल सकती थी। ये सब उसने अपनी माँ से सीखे थे, और उसके दोस्त उससे ईर्ष्या करते थे। एडम को अपने पिता की तरह फुटबॉल खेलना पसंद था, और वह भारतीय लोकप्रिय नृत्य की नकल करना भी पसंद करता था। जमीला को अपनी नानी द्वारा भेजी गई लहंगा चोली पहनना पसंद था, और वह घर में दौड़ती रहती थी। जबकि सबसे छोटा करीम अपने बड़े भाई बहनों से प्यार पाकर स्वस्थ रूप से बड़ा हो रहा था। सप्ताहांत में यह परिवार एक साथ मस्जिद जाता था, या चर्च, एक ईसाई समुदाय भी साल्ट शहर में साथ रहता है, के पास टहलता था। आरोही द्वारा बनाए गए समोसे खाने में समय बिताता था, या खालिद द्वारा बनाए गए कबाब खाता था। कभी-कभी वे दिल्ली में अपने नानी नाना के साथ वीडियो कॉल करते थे, एक दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में पूछते थे और प्यार भेजते थे। निश्चित रूप से दुनिया के सभी बहुसांस्कृतिक परिवारों की तरह उनके जीवन में अभी भी छोटे-बड़े चुनौतियां और चिंताएं थीं। बच्चों की पहचान की शिक्षा के मुद्दे, धार्मिक दृष्टिकोणों में अंतर, और दोनों पक्षों के माता-पिता के बीच सांस्कृतिक मतभेदों से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म टकराव। लेकिन आरोही और खालिद अब किसी भी कठिनाई का सामना करने पर डगमगाते नहीं थे। एक दूसरे के प्रति अपने गहरे प्यार और विश्वास में, और अपने 4 बच्चों के मजबूत बंधन के तहत वे लगातार संवाद करते, समझते और एक साथ बढ़ते रहे। उन्होंने एक दूसरे के मतभेदों को अपनी ताकत में बदल दिया। 2 संस्कृतियों के बीच पुल बन गए, और सीख रहे थे कि दुनिया को कैसे और अधिक रंगीन बनाया जाए। खालिद के पहाड़ी पर स्थित घर की बालकनी पर परिवार के 6 सदस्य वहां बैठे थे। सूर्यास्त को देखते हुए यह नजारा एक चित्र की तरह शांत और सुंदर था। एक खास परिवार, दुनिया में अद्वितीय परिवार, जो गर्म मध्य पूर्वी सूरज और कोमल भारतीय चांदनी दोनों द्वारा बनाया गया था। उनकी प्रेम कहानी एक मार्मिक गाथा थी, जिसने सीमाओं, संस्कृति और उम्र को पार किया, और दिखाया कि यदि सच्ची समझ और सम्मान मौजूद हो, तो कितनी सुंदर सामंजस्य बनाई जा सकती है। और यह कहानी साल्ट शहर की धूप में और उनके दिल में बसे 2 गृहनगरों की धूप में हमेशा के लिए जारी है। आरोही और खालिद और उनके बच्चों की कहानी, जो जॉर्डन के साल्ट शहर और भारत के दिल्ली के बीच घूमती रहती है, केवल एक सीमा पार और उम्र पार प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा है। यह हमें उस जटिल और विविध दुनिया में एक साथ रहने के लिए ज्ञान और साहस प्रदान करती है, जहां हम आज रहते हैं, ताकि हम भटक न जाएं।
इस कहानी के माध्यम से हमें किन मूल्यों को गहराई से संजोना चाहिए? सबसे पहले, सच्चा प्यार दुनिया की सभी सीमाओं को तोड़ सकता है। एक 23 वर्षीय भारतीय लड़की और एक 60 वर्षीय जॉर्डनी पुरुष, शुरुआत से ही उनकी इतनी अलग मुलाकातें एक असंभव प्रेम कहानी लगती थीं। उम्र, राष्ट्रीयता, संस्कृति, धर्म और उनका पालन पोषण का माहौल, उनके बीच अनगिनत सामाजिक और भौतिक बाधाएं थीं। लेकिन उन्होंने इन सभी मतभेदों को पार किया, एक दूसरे की आत्माओं को गहराई से जाना और एक दूसरे के लिए नियति के आकर्षण को महसूस किया। आरोही खालिद की गहरी बुद्धि और गर्मजोशी से आकर्षित हुई, जबकि खालिद आरोही के शुद्ध जुनून और चमकदार जीवंतता से आकर्षित हुए। उनका प्यार एक दूसरे के अस्तित्व की गहरी समझ और सम्मान से शुरू हुआ, न कि शर्तों या पृष्ठभूमि की समझ और सम्मान से। यह हमें याद दिलाता है कि प्यार का सार बाहरी परिस्थितियों या समाज द्वारा बनाए गए ढांचों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति-व्यक्ति के बीच सच्चे संचार और आकर्षण में निहित है। हम कभी-कभी केवल उन्हीं लोगों को खोजने की कोशिश करते हैं जो हमारे जैसे हों और जिनकी परिस्थितियां स्थिर हों, लेकिन आरोही और खालिद हमें दिखाते हैं कि जब दिल पहले प्रतिक्रिया करता है और हमेशा एक दूसरे को जानता है, तो दुनिया की कोई भी बाधा प्यार के सामने अर्थहीन हो जाती है। सच्चा संबंध परिचित जगहों पर नहीं, बल्कि कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित जगहों पर पाया जा सकता है। दूसरा, सकारात्मक मानसिकता और साहसिक कार्य वास्तविकता की दीवारों को तोड़ने वाली प्रेरक शक्ति बनते हैं। आरोही के सबसे चमकदार गुणों में से एक उसकी जबरदस्त सकारात्मकता और दृढ़ इच्छा शक्ति है। उसने बचपन में अपने भारतीय जैसे दिखने की बात को एक हीन भावना नहीं, बल्कि जिज्ञासा का एक प्रेरक बल बनाया और फिर दिल्ली छोड़कर जॉर्डन चली गई। भले ही खालिद ने उसे मना कर दिया, वह निराश नहीं हुई, बल्कि उसका दिल जीतने के लिए और भी सक्रिय रूप से उसके पास आई। उसकी आशावादिता सिर्फ निष्क्रिय रूप से यह विश्वास करने की प्रवृत्ति नहीं थी कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। यह एक सकारात्मक ऊर्जा थी कि अपनी भावनाओं का ईमानदारी से सामना करें। जो आप चाहते हैं, उसकी ओर निडर होकर बढ़ें। कठिनाइयों में भी उम्मीद न खोएं और लगातार प्रयास करते रहें। दूसरी ओर, खालिद ने शुरुआत में आरोही के प्यार से हिचकिचाया और बचा अतीत के दर्द और सामाजिक विचारों से बंधे रहे। लेकिन अंत में उन्होंने आरोही की ईमानदारी और साहस को स्वीकार करने के लिए अपना दिल खोला और बदलने का फैसला किया। उनकी कहानी हमें बताती है कि खुशी और प्यार उन लोगों पर नहीं आते जो चुपचाप इंतजार करते हैं, बल्कि तभी प्राप्त होते हैं जब हम साहस जुटाते हैं, पहले हाथ बढ़ाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और रिश्ते के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं, भले ही इसका मतलब चोट लगना हो। वास्तविकता की दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों न लगें, अगर हमारे पास सकारात्मक विश्वास और उसे सहारा देने के लिए साहसिक कार्य हो, तो हम अपनी कल्पना से भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तीसरा, दयालुता और धैर्य विभिन्न दुनियाओं को जोड़ने वाले सबसे शक्तिशाली पुल हैं। दोनों का रिश्ता खालिद द्वारा एक अजनबी विदेशी आरोही के प्रति थोड़ी दयालुता दिखाने से शुरू हुआ। अगर उन्होंने आरोही के प्रति पूर्वाग्रह रखा होता या उसे एक अप्रिय व्यक्ति के रूप में खारिज कर दिया होता, तो उनकी कहानी शुरू भी नहीं होती। उनकी गर्मजोशी भरी विचारशीलता और खुलापन ही निर्णायक कारक थे, जिसके कारण आरोही पर जॉर्डन और इस्लामी संस्कृति का सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
इसके अलावा जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया और उन्होंने संघर्षों को पार किया, एक दूसरे का धैर्य चमकता रहा। खालिद ने आरोही के युवा होने और अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण उसके बचकाने या आवेगी व्यवहारों को सहिष्णुता से समझने की कोशिश की, और आरोही ने भी खालिद के अतीत और उसके सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान किया और उसकी गति का इंतजार किया। दिल्ली की उनकी यात्रा के दौरान जब सांस्कृतिक मतभेदों के कारण गलतफहमी हुई, तो उन्होंने एक दूसरे को दोष देने के बजाय समझाने और समझने की कोशिश की, जिससे बहुत प्रभाव पड़ा। यह हमें बताता है कि सच्चा संचार और रिश्ते का विकास तब हासिल होता है जब हम दूसरे के दृष्टिकोण से सोचने का धैर्य रखते हैं और मतभेदों को गलती के रूप में नहीं देखते हैं और अधीर हुए बिना इंतजार करते हैं। दयालुता और धैर्य, ये दोनों दुनिया के सबसे शक्तिशाली गोंद जैसे हैं। चौथा अंतर, संघर्ष का स्रोत नहीं बल्कि समृद्धि का स्रोत बन सकता है। आरोही और खालिद और उनके बच्चों से बने बहुसांस्कृतिक परिवार का रूप यह गहराई से दर्शाता है कि मतभेदों को कैसे स्वीकार किया जाए। उन्होंने एक दूसरे की भाषा, भोजन, धर्म और जीवन शैली के मतभेदों को समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक दूसरे से सीखने और एक साथ बढ़ने के अवसर के रूप में देखा। मनसफ और समोसे एक साथ खाने की मेज पर थे। अरबी और हिंदी घर में स्वाभाविक रूप से बोली जाती थी, और इस्लामी और भारतीय दोनों त्योहार मनाए जाते थे। बच्चों को दोनों संस्कृतियों की विरासत मिली और वे अन्य बच्चों की तुलना में व्यापक दृष्टिकोण और लचीली सोच के साथ बड़े हुए। यह हमें दिखाता है कि सांस्कृतिक विविधता किसी भी तरह से खतरा या असुविधा नहीं है, बल्कि एक अनमोल संपत्ति है जो हमारे समाज और व्यक्तिगत जीवन को अधिक समृद्ध और विविध बनाती है। जब हम अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, लेकिन अन्य संस्कृतियों के प्रति भी खुलापन और सम्मान का रवैया रखते हैं, तो हम मतभेदों में अद्भुत सामंजस्य और सुंदरता पा सकते हैं। अगर हमारे पास पूर्वाग्रहों की दीवारों को तोड़ने और अज्ञात दुनिया में कदम रखने का साहस है, तो दुनिया हमें और भी बहुत कुछ दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। पांचवां, हमें दुनिया को व्यक्तियों के माध्यम से देखना सीखना चाहिए। यह कहानी हमें उन रूढ़िवादिताओं और पूर्वाग्रहों पर फिर से सोचने पर मजबूर करती है, जो हमारे मन में कुछ संस्कृतियों या समूहों के प्रति हो सकते हैं, जैसे इस्लामी संस्कृति बंद और महिलाओं का दमन करती है, उम्र के बड़े अंतर वाले जोड़े खुश नहीं होते, आदि। खालिद और आरोही का जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि ये सामान्यीकरण कितने सतही और खतरनाक हैं। खालिद के माध्यम से हमने जिस जॉर्डन और इस्लामी संस्कृति को देखा, वह एक गर्म और गहरा पहलू था, जो सम्मान, आतिथ्य और परिवार के प्यार को महत्व देता है। इसमें धर्मनिरपेक्ष और खुले पहलू भी हैं। इसके अलावा उनका प्यार इतना गहरा था कि उम्र की संख्याएं फीकी पड़ गईं। यह हमें बताता है कि दुनिया को आंकते समय हमें मीडिया या अफवाहों द्वारा बनाई गई छवियों के बजाय व्यक्तियों के वास्तविक जीवन और आवाजों को सुनना चाहिए। हर संस्कृति और समूह में अलग-अलग लोग होते हैं, और हमें जल्दबाजी में सामान्यीकरण करने की गलती से सावधान रहना चाहिए और हर व्यक्ति का एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में सम्मान और समझने के प्रयासों को कभी नहीं रोकना चाहिए। छठा, एक सच्चा परिवार प्रेम और समर्पण की भावना के साथ मिलकर बनाया जाता है। आरोही और खालिद का परिवार केवल रक्त संबंध या समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से नहीं बना था। उन्होंने एक दूसरे के गहरे प्यार, अपने अटूट समर्पण
और अनगिनत कठिनाइयों को एक साथ दूर करने के लिए किए गए लगातार प्रयासों से एक सच्चे अर्थों में परिवार बनाया। विशेष रूप से दो संस्कृतियों की सीमाओं पर बच्चों का पालन पोषण करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने बुद्धिमत्ता से संवाद किया, एक दूसरे का समर्थन किया और अपने बच्चों को अपनी दोनों संस्कृतियों पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी हमें बताती है कि परिवार का अर्थ केवल दी गई शर्तों को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें सभी सदस्य एक दूसरे को महत्व देते हैं और समर्थन करते हैं और एक साथ बढ़ते हैं। परिवार का विशेष रूप या संरचना कुछ भी हो, अंततः जरूरत आपसी प्रेम और समझ की और किसी भी कठिनाई को एक साथ दूर करने की इच्छा की होती है। अंत में हमें अपनी भावनाओं का ईमानदारी से सामना करने और एक सच्चा जीवन जीने का साहस होना चाहिए। आरोही और खालिद जानते थे कि दुनिया के मानकों के अनुसार उनके प्यार को असामान्य या उंगली उठाने वाली बात माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने आसपास की नजरों या पूर्वाग्रहों के आगे घुटने नहीं टेके, अपनी भावनाओं के प्रति वफादार रहे और बहादुरी से एक दूसरे के प्यार को चुना। उनकी ईमानदारी ने अंततः आसपास के लोगों के दिलों को छुआ और अपनी खुशी को दृढ़ता से स्थापित करने की शक्ति बन गई। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने दिल की आवाज सुनने का साहस होना चाहिए और वह जीवन जीना चाहिए जो हम वास्तव में जीना चाहते हैं, न कि दूसरों के मानकों या सामाजिक रीति रिवाजों के अनुरूप ढलने के लिए अपने जीवन को समायोजित करें। निश्चित रूप से हमें इस प्रक्रिया में कठिनाइयों या अकेलेपन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ईमानदारी से जिया गया जीवन सबसे कम अफसोस और सबसे मूल्यवान जीवन होगा। आरोही और खालिद की कहानी आधुनिक समाज में हमें एक ताजा सुकून और गहरी समझ प्रदान करती है, जहां शुष्क और एकतरफा रूढ़िवादिता सत्य को आसानी से गढ़ सकती है, जैसे रेगिस्तान में एक नखलिस्तान। यदि हम अपने जीवन में धीरे धीरे उस प्रेम, साहस और धैर्य को अभ्यास कर सकें जो उन्होंने दिखाया है, तो हमारी दुनिया भी अधिक गर्मजोशी भरी और रंगीन बन सकती है। सीमा पार के लोगों को, विभिन्न पीढ़ियों के लोगों को या अपने पड़ोसियों को एक खुला दिल और गर्मजोशी भरी नजर दें। यही आरोही और खालिद ने हमें दिया सबसे सुंदर संदेश है। आज देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें।